नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि सीटों का बंटवारा एनडीए में फाइनल हो गया है। बीजेपी और जेडीयू के बीच बात बन गई है। जो बड़ी और अहम बात यह कि 203 सीट पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ेंगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। 40 सीट बची तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को इसमें सीटें मिल सकती हैं, जिसमें करीब 22 से 25 सीट चिराग को मिल सकती है। बाकी जो बची सीटें हैं लगभग 20 सीट के आसपास, वो सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिल सकती हैं। खबर यह भी थी कि जीतन राम मांझी ने ज्यादा सीटों की मांग की थी, लेकिन फिलहाल उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन लगभग जो मांग थी वो मान ली गई और एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर सीटों पर क्या फैसला हो सकता है। दिन भर जो तस्वीरें और खबरें सामने आई, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का काम फाइनल कर रहा है। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कई सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात की और मुलाकातों के बाद एक सहमति बन गई। बताया जा रहा है कि बिहार की 243 सीटों में से 203 सीट जेडीयू और बीजेपी के बीच बटेंगी। बाकी की 40 सीटें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के खाते में आएंगी। इनमें से 22 से 25 सीटें चिराग को मिल सकती हैं, जबकि मांझी को 7 से 8 सीट मिलने की बात कही जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को भी 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं। इसके पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात के लिए सम्राट चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े उनके घर पहुंचे थे। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस मुलाकात में सीटों पर बात बन गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 10 सीटें मिल सकती हैं, इनमें 7 सीटें तय हो गई हैं। मांझी ने 22 सीटों की लिस्ट बीजेपी को दी थी, फिलहाल 7 पर अंतिम सहमति बन चुकी है। मांझी के लिए जिन सीटों पर सहमति बन गई है वो है कुटुम्बा, इमामगंज, टेकारी, बाराचट्टी, कस्बा, जहानाबाद और सिकंदरा। दिन भर चले राजनीतिक गहमागहमी का एक केंद्र उपेंद्र कुशवाहा का आवास मिला। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने बंद कमरे में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग अपने अंतिम दौर पर है। इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लगातार अलायंस के जो पार्टनर्स है जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं से मुलाकात की है और इसके बाद बताया जा रहा है कि जल्द ही एनडीए के सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। 203 सीट बीजेपी और जेडीयू के बीच में बांटे जाएंगे, जबकि बची की जो 40 सीटें हैं उनमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सीट मिल सकते हैं। लगभग 7 से 8 सीटें ऐसी है जो कि जीतन राम मांझी को मिलेंगी और 7 से 8 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिलेंगी और 22 से 24 ऐसी सीट्स है जो चिराग पासवान के खाते में जा सकती है। इसका आखिरी फैसला कब तक होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। पटना से कैमरा पर्सन सगूब आलम के साथ रमन राय, एनडीटीवी। बड़ी और अहम बात यह है कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान सिर्फ बाकी रह गया है। ज्ञानेश कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो पार्टियों के लोगों से बात हुई और जो उनकी मांग है कि एक फेज में चुनाव करा जाए, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि जो चुनाव आयोग का बिहार दौरा था उससे क्या कुछ निकला। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। यही वजह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार के 2 दिन के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। हालांकि इस दौरान चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया कि विधानसभा की कालावधि समाप्त होने से पहले ही बिहार में चुनाव होंगे। साथ ही कहा कि जहां तक चुनाव को एक फेज में कराने की बात है, उस पर भी चुनाव आयोग जल्द फैसला करेगा। चुनावी तैयारियों की जानकारी देते हुए ज्ञानेश कुमार ने यह भी बताया कि बिहार चुनाव के लिए पहली बार बूथ लेवल एजेंट्स की ट्रेनिंग हुई है। एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बूथ लेवल ऑफिसर के लिए भी फोटो आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। पोलिंग बूथ के कमरे के बाहर मोबाइल जमा कर वोट डालने की सुविधा होगी। मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर स्लिप बूथ की संख्या बड़े अक्षरों में होगी। बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बैठ सकेंगे। सभी बूथों पर चुनाव प्रक्रिया लाइव दिखाई जाएगी और इस बार ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी, जिससे वोट डालने में आसानी होगी। उसमें जो उनकी फोटो आती है
वो ब्लैक एंड वाइट होती है और इसलिए मतदाता को पहचानने में कई बार दिक्कत हो जाती है। हालांकि चुनाव चिन्ह तो रहता है और साथ ही साथ ये भी बात आई कि सीरियल नंबर भी बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ, वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएगी। एसआईआर को लेकर चल रहे घमासान के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की कवायद पूरी होने को लेकर संतोष जताया। दावा किया कि इस कवायद से राज्य में 22 सालों के बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है। बिहार के 243 हर विधानसभा में एक ईआरओ होता है और उन्होंने मिलकर बीएलओस के साथ मिलकर 243 ईआरओस 90,217 बीएलओस ने मिलकर काफी वर्षों के बाद, लगभग 22 वर्षों के बाद मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया। राहुल गांधी के आरोपों का भी बिना नाम लिए ज्ञानेश कुमार ने जवाब दिया। कहा कि चुनाव के बाद एसआईआर कराया जाए जैसी मांगे न्याय संगत नहीं। जब हमारे बीएलओ ने घर घर जाकर फॉर्म भरवाए तो सभी राजनीतिक दलों, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को अपने दावे और आपत्ति देने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अभी भी समय है, अगर किसी भी पार्टी को लगता है कि कोई योग्य वोटर छूट गया है या लिस्ट में कोई अयोग्य मतदाता है तो भी आपत्तियां दे सकते हैं। जब बूथ लेवल ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का इन्यूमरेशन फॉर्म लेता है तो उसके ऊपर दावे और आपत्ति जताने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स मौजूद होते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 1,60,000 से भी ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों ने नामित किए। तमाम आरोपों पर जवाब और बिहार में होने वाले चुनाव पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ है कि 22 नवंबर से पहले ही बिहार में चुनाव करा लिए जाएंगे, जिसमें इस बार 17 नए तरीकों को भी चुनाव आयोग ने लागू किया है। साथ ही इस बार चुनाव आयोग की तरफ से लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। रमन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और चुनाव आयोग की टीम ने जो दौरा किया उसको उन्होंने कवर भी किया। रमन, एक बड़ी बात यह है कि एक फेज में चुनाव कराने की बात कही जा रही है। क्या राजनीतिक दल इसको लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और ठीक छठ के बाद ही ये सब कुछ संपन्न हो जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव आयोग की कल बैठक हुई थी राजनीतिक दलों के साथ, जिसमें कि जेडीयू ने यह मांग की है कि एक फेज में चुनाव कराने चाहिए, वहीं बीजेपी की बात करें तो उन्होंने 1 से 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की है। हालांकि आज चुनाव आयोग से ये सवाल भी किया गया कि कितने फेज़ों में बिहार के चुनाव होंगे, तो उन्होंने इस पर कुछ सीधा खुलकर बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 22 नवंबर से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चुनाव आयोग की तरफ से आया है कि 22 नवंबर से पहले चुनाव होंगे। अब चुनाव कितने फेज़ में होते हैं ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि चुनाव आयोग जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो हो सके तो दिल्ली से ये संभावना जारी होती है कि दिल्ली से डेट्स अनाउंस हो, और चांसेस है कि 1 से 2 फेज में ही चुनाव कराया जाए, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे आरजेडी हो, उन्होंने भी मांग की है कि 2 फेज में चुनाव हो। लेकिन नज़र यही रहेगी कि 1 फेज में चुनाव होता है या 2 फेज में, क्योंकि जेडीयू का कहना था कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में, इतना बड़ा राज्य है, जब वहाँ पर 1 फेज में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं हो सकते हैं चुनाव। इस कारण से चुनाव आयोग से भी कई पार्टियों ने अपील की है कि चुनाव को 1 फेज में ही कराया जाए, जिससे कि चुनाव पर जो खर्च आता है वो खर्च बचेगा, साथ ही साथ जो लंबा चुनाव होता है उसके साथ फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, वो भी कम समय में ये चुनाव कराए जा सकते हैं। चलिए आप रमन, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो 1201 बूथ पर वोटर होंगे, 1,60,000 एजेंट्स के नाम दिए गए हैं, नजर बनी रहेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे बिहार में चुनाव को लेकर के गहमागहमी है। लेकिन कल बयान एक आया और उस बयान के बाद विवाद हो गया। बयान बुर्के वाला था। बीजेपी ने कहा कि जो लोग बुर्के में आ रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए आखिर बुर्के वाले बयान पर क्यों इतना ज्यादा बिहार में बवाल। कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए, और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के इसी बयान पर घमासान मचा हुआ है।
दिलीप जायसवाल ने जैसे ही मीडिया को बताया कि चुनाव आयोग के साथ बैठक में बुर्काधारी महिलाओं की जांच की सलाह दी गई है, इस मुद्दे पर वार पलटवार शुरू हो गया। संविधान के अनुसार कानून एक होना चाहिए, पर्दा में हो या बुर्का में हो। महिलाओं का चेहरा अगर जो देखने का चुनाव आयोग नियम लगाता है तो समान लगाना चाहिए। घूंघट में चेहरा देखेंगे लेकिन बुर्का में चेहरा नहीं देखेंगे, ये कहाँ का नियम है? और चेहरा देखने में हर्ज क्या है? महिलाएं भी रहती है कर्मचारी में, पुलिस भी महिला रहती है। चुनाव आयोग जो निर्णय करेगा हम स्वीकार करेंगे। हर एक चुनाव में इस तरह का सवाल वो लेकर के आते रहते हैं। ये कोई नया भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। जाति धर्म के नाम पर, लिंग भेद भाव के नाम पर यही तो चाहते हैं, इसी तरह का वो राजनीति करना चाहते हैं। और इस राजनीति को बिहार ही नहीं बल्कि देश की आवाम अब देख चुकी है। लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान को तार तार करना, ये इनकी फितरत है। इसलिए बिहार के लोग अब बखूबी समझ चुके हैं। अब कुछ सुनने वाले नहीं है, इस बार मौका तेजस्वी जी को देने वाले हैं। विवाद बढ़ा तो दिलीप जायसवाल दोबारा मीडिया के सामने आए, बोले मैंने तो कहीं जाति धर्म की बात कही नहीं, लेकिन आरजेडी बोली ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। मैंने कहा है कि चेहरे का मिलान महिलाओं का महिला करें और पुरुष का पुरुष करें, ये शब्द आया है। तो विपक्ष इस पर सवाल, विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, और इसमें स्पष्ट है कि चेहरे का मिलान करने की बात आई है। किसी भी जाति धर्म या बुर्का की बात मैंने नहीं की। चुनाव आयोग इस बात को अच्छी तरह समझती है, जानती है कि किसी के भी धार्मिक उससे उसकी भावनाओं को आहत करके मतदान की प्रक्रिया नहीं कराई जा सकती है। जो नियम रहे हैं उसी नियम के तहत चुनाव होने चाहिए, मतदान होने चाहिए। सभी लोगों को, हर व्यक्ति को ये अधिकार है वो अपना मतदान करें, मत डालें, वोट करें। वोट से वंचित कोई ना रहे, इसकी गारंटी करना चुनाव आयोग की जवाबदेही जिम्मेवारी है। बुर्के में मतदान को लेकर इससे पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश उपचुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी कि मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग न किया जाए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने बुर्काधारी महिला वोटरों की उचित तरीके से जांच की मांग का समर्थन किया था। और बिहार चुनाव से ठीक पहले बिहार में चाचा और भतीजे की नई कहानी सामने आ रही है। चाचा यानी पशुपति पारस और भतीजा यानी चिराग पासवान। आपको याद होगा एनडीटीवी इंडिया पर चिराग पासवान ने कहा था कि चाचा उनके लिए बहुत सम्मानित सदस्य हैं। अब पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि जो चिराग पासवान हैं वो परिवार का हिस्सा हैं और वो उनकी कामयाबी चाहते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आप समझिए कि चाचा भतीजे में चल क्या रहा है। बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। कभी अपने भतीजे चिराग पासवान को अपना मानने से इनकार करने वाले पशुपति कुमार पारस अब न सिर्फ उन्हें अपने परिवार का सदस्य मान रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। पशुपति के सामने जब सवाल आया कि चिराग को मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त बताया जा रहा है, तो उनका जवाब सुनिए। अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी जी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तब तो। देखिए, जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। हाजीपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है और सोच समझकर निर्णय लेती है। अगर जनता शिक्षा और विकास के पक्ष में वोट देती है और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो वो इसका स्वागत करेंगे। इसके पहले एनडीटीवी से खास मुलाकात में चिराग पासवान ने भी कहा था कि उनके दिल में चाचा के लिए बहुत सम्मान है।
वो मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत सम्मानित हैं। ऐसी कोई भी संभावना चिराग कि मतलब एक बार फिर से चाचा भतीजा एक साथ आ जाए। हालांकि जो भी अनबन रही है वो तो सार्वजनिक है, वो तो कोई छिपी हुई बात है नहीं, लेकिन ऐसी कोई संभावना आप कभी भी देखते हैं? मेरे बस में होता तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, बट बड़े वो हैं परिवार के, अलग होने का फैसला उनका था, साथ आने का भी उन्हीं का ही होगा। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच लंबे समय से राजनीतिक और पारिवारिक मतभेद रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब पारस ने चिराग को अपने परिवार का मानने से इनकार कर दिया था। तो क्या पारस के सुर इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि महागठबंधन में उन्हें उम्मीद के मुताबिक सम्मान नहीं मिला? क्या चाचा भतीजे के बीच अब सुलह हो गई है? कहीं ये बयान किसी रणनीतिक बयानबाजी का हिस्सा तो नहीं? जो भी हो, फिर एक बार साबित हो गया कि राजनीति में रिश्ते, बयान और समीकरण सब बदल जाते हैं। तो चाचा भतीजे राजनीति की वजह से अलग हुए थे। हो सकता है कि चाचा भतीजे एक बार फिर से राजनीति की वजह से साथ भी आ जाए, लेकिन ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लालू के लाल तेज प्रताप यादव की। परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिए गए, लेकिन उनका नया अवतार अब सामने आ गया है। आज वो रैंप वॉक करते नजर आए, वो भी धोती कुर्ते में। देखिए ये रिपोर्ट। सफेद धोती कुर्ता और पीच कलर की सदरी, पैरों में साधारण सा सैंडल, माथे पर तिलक, चेहरे पर मुस्कान। तेज प्रताप यादव का ये अंदाज बता रहा है कि सियासत को इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए, कभी कभी दिल की भी करना चाहिए। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर लालू यादव के लाल का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सियासी जमीन छोड़कर फैशन की जमीन पर अपना हुनर आजमाते नजर आ रहे हैं। रैंप पर मुस्कुराते, इठलाते चल रहे तेज प्रताप यादव के चेहरे पर फैशन का आत्मविश्वास नजर आ रहा है। धोती कुर्ता पहनकर जैसे ही तेज जलवा बिखेरने उतरे, लोगों ने उनका तालियों से स्वागत किया। फैशन शो कहां हुआ और किसने कराया, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके इस देसी अवतार को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और उन्हें बिहार का देसी स्टार बता रहे हैं। और अब बड़ी खबर बिहार से आपको बताते हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खबर यह है कि पवन सिंह की पत्नी उनके घर पहुंच गई है। एक्टर पवन सिंह से जुड़ी ये अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पवन सिंह के घर पहुंची उनकी पत्नी ज्योति सिंह। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उनके घर पहुंची हैं। क्या मसला है आगे हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल उनकी पत्नी उनके घर पहुंची हैं और आगे क्या बातचीत हो रही है हम आपको अपडेट बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये विवाद पुराना है, कोई नया विवाद नहीं है। लेकिन सुनिए क्या कुछ कहा ज्योति सिंह। मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे, और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे, और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। और राजनीति से जुड़ी खबरों के बाद अब आपको रील से जुड़ी खबर दिखाते हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मंच पर देश के कृषि मंत्री थे, कृषि विभाग के तमाम बड़े अफसर थे। चर्चा चल रही थी कि कैसे किसानों के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, किसानों के लिए कुछ किया जाएगा। लेकिन अधिकारियों के हाथ में फोन था, वो बात कर रहे थे और रील बना रहे थे, और इस दौरान वो कुर्सी पर बैठे 360 डिग्री घूम गए। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। इस तस्वीर को देखिए और इस अधिकारी के आई लव रील मोमेंट को दाद दीजिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बिहार राज्य के कृषि विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी रील बना रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि रील कहां बनाई जा रही है, किसकी मौजूदगी में बनाई जा रही है। पटना में कृषि विभाग का कार्यक्रम चल रहा है। मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं। उनके ठीक बगल वाली कुर्सी खाली पड़ी है और उसके बाद की कुर्सी पर, यानी शिवराज सिंह चौहान के ठीक बगल में बैठे बिहार के कृषि मंत्री विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार।
पंकज कुमार पहले फ्रेम सेट करते हैं, फिर मूवमेंट शुरू करते हैं। इधर उनके महकमे से जुड़ी बातों का ऐलान हो रहा है। लेकिन सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी फिलहाल अधिकारी जी के लिए तुच्छ चीजें हैं, क्योंकि फिलहाल वो आई लव रील के मिशन पर हैं और टारगेट पर 1 अदद रील का निर्माण है। ये देखिए, रीलबाज अधिकारी के भीतर हलचल शुरू हो गई। इधर कृषि मंत्री ने भी रील के प्रति अधिकारी का समर्पण देखने के बाद मुंह फेर लेने में भलाई समझी। उधर अधिकारी ने रील कर्म में तल्लीन होकर पूरे 360 डिग्री की परिक्रमा कर डाली। आसपास क्या चल रहा है कौन ध्यान दे, रील बन गई, चेहरे पर सुकून देखिए। इस खबर के देखने के बाद अब सवाल है कि क्या ऐसे अफसरों से चलेगा कृषि विभाग? ऐसे रीलबाज अफसर चलाएंगे कृषि विभाग को? वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बरेली में फिर से चला बुलडोजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 26 सितंबर को बरेली में बवाल हुआ, उसके बाद से लगातार एक्शन हो रहा है। पहले तौकीर रजा पर एक्शन हुआ, फिर उनके करीबी नफीस खान की दुकानें तोड़ी गईं, बुलडोजर चल रहा है। लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि बरेली में जो बवाल हुआ उससे बुलडोजर का कोई मामला नहीं है, लेकिन लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जिस बरेली में तौकीर रजा की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता था, वहां बुलडोजर हरकत में आया तो दरो दीवार कांप उठी। नफीस खान के मैरिज हॉल के बाहर खड़े बुलडोजर के पीले पंजे में दूसरे दिन हरकत हुई तो दीवार, खंबे, होर्डिंग अपनी जगह छोड़कर धराशायी होने लगे। ऊपरी मंजिल तक लोगों को पहुंचाने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई थी वो बेबुनियाद होकर हवा में झूल गई। यही अंजाम इमारत के बाकी हिस्सों के लिए भी तय कर दिया गया। ये मैरिज हॉल जो आज से सिर्फ 2 दिन पहले तक आलीशान हुआ करता था, बुलडोजर प्रहार से खंडहर हो चुका है। कल जो काम 4 बुलडोजर कर रहे थे, आज वही काम सिर्फ 2 बुलडोजर से लिया जा रहा है। ये मैरिज हॉल तौकीर रजा खान के करीब उसी डॉक्टर नफीस खान का है जो तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का राष्ट्रीय महासचिव है। नफीस ने 10,000 स्क्वायर फीट में 5 करोड़ की लागत से मैरिज हॉल बनवाया था, लेकिन तौकीर के रसूख की आड़ में अवैध कंस्ट्रक्शन किया, अब कीमत चुका रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि नफीस खान ने मकान का नक्शा पास करवाया था, लेकिन उसके बाद में मकान के नक्शे को हटा के उसने और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा मैरिज हॉल उसने तैयार कर लिया। अब आप देखिए कि करोड़ों रुपए का ये मैरिज हॉल है और इसको देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया। पूरी छत यहाँ से लटक गई है। और अगर मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये इस बैंकेट हॉल का ये एक रिसेप्शन होता था जहां पर लोगों को आते थे लोग बुक करवाने के लिए। और ये आप देखिए, ये पूरी तरीके से ये डायरी, ये सारा जो बैंकेट हॉल का दस्तावेज थे वो सब जो है वो जमींदोज हो गए हैं। ये पूरा जो बैंकेट हॉल है ये मिट्टी में मिल गया है। अब खतरा उस दुकान पर भी मंडरा रहा है जिसमें बैठकर चश्मे बेचते बेचते नफीस खान टेक्नीशियन से डॉक्टर बन गया। बरेली उपद्रव में तौकीर रजा के खास सहयोगी नफीस खान को भी गिरफ्तार किया गया है और अब ये पता लगा है कि नफीस खान की करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है। एक बेनामी संपत्ति जो बैंकेट हॉल है जिस पर बुलडोजर चल रहा है वो है, और जो डॉक्टर नफीस खान वो कहां से बने, तो डॉक्टर यहां से वो बने। ये आप देख सकते हैं कि डॉक्टर खान ऑप्टिकल, यानी नफीस खान इसी चश्मे की दुकान चलाते थे और चश्मे की दुकान चलाते चलाते वो लोगों की आंख देखने लगे और आंख देखते देखते वो डॉक्टर बन गए और फिर डॉक्टर नफीस खान के नाम से वो इलाके में जाने जाने लगे। अब देखिए कि इस पूरे वाकये के बाद में जो स्वास्थ्य विभाग है उसको भी याद आया कि नफीस खान
डॉक्टर नहीं है। ये देखिए, अपंजीकृत चिकित्सकों व चिकित्सा इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई। इसमें यह लिखा हुआ है कि पंजीकरण से संबंधित समस्त अभिलेख समेत आप उपस्थित हों 11 तारीख को। स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा है कि इनके पास में डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है, तो आखिर ये डॉक्टर कहां से हो गए? प्रशासन ने नफीस खान से डॉक्टरी का सर्टिफिकेट मांगा है। मतलब नाम में लगे डॉक्टर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। वैसे बरेली में बुलडोजर वाला एक्शन सिर्फ नफीस खान के खिलाफ नहीं हो रहा। नगर निगम के बुलडोजर ने शहर के सैलानी बाजार में भी अवैध कब्जे जमींदोज कर दिए। मैं इस वक्त सैलानी बाजार में हूं और बरेली हिंसा के बाद में आप देख सकते हैं कि ये अवैध अतिक्रमण को हटाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो 3 दिन पहले जो तौकीर रजा से जुड़े हुए लोग थे उनके प्रॉपर्टी पर जो बुलडोज़र चलाने का एक्शन शुरू हुआ है, उसके बाद से अब आप देखिए कि अब फिर से सैलानी बाज़ार में ये आप देखिए 2-2 बुलडोज़र लगे हुए हैं और उससे जो है वो अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रशासन का ये साफ तौर पर कहना है कि ये अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान का उन बरेली के हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भाई ये इतनी पुरानी बाज़ार थी, इतना पुराना यहाँ पर दुकान स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो अब आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इस एक्शन की? तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो इस एक्शन को बरेली हिंसा से ही जुड़ा हुआ मान रहे हैं। हालांकि प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि ये पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण हटाने का मामला है। बरेली में योगी सरकार के एक्शन से हड़कंप है। तमाम विरोधी दल सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, मनमानी का इल्जाम लगा रहे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। मेरे घर पर, और ये इसलिए इतने बड़े पैमाने पर है क्योंकि इन्होंने बरेली में बहुत ज्यादती की है। निरपराध लोगों को पकड़ के जेल में डाला, उन्हें पीटा है, किसी का घर गिराया है। तो सारी स्थितियों से बचने के लिए हम लोगों को जाने नहीं देना चाहिए। मत जा रहे थे, बहराइच जा रहे तब भी रोकते हैं क्योंकि इनकी ज्यादतियाँ वहाँ बहुत हो जाती हैं पुलिस की ना, तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। हम लोग आएंगे तो हम लोग जब प्रेस में कहेंगे तो बातें ज्यादा फैलेंगी। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जुल्म का आरोप लगाया तो छूटते ही बीजेपी ने सवाल दाग दिया, पूछा कि ये आंसू किसके लिए है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसके ऊपर आंसू बहाने आप जा रहे हैं वहां पर? उन आतताइयों, आतंकियों, उपद्रवों के लिए आंसू बहाने चाह रहे हैं? और अभी तो किसी को नुकसान नहीं हुआ, केवल उन्होंने कानून व्यवस्था का तोड़ने का काम किया, इसलिए पुलिस ने उनको अरेस्ट करके जेल भेजा है। इसके अलावा तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि माहौल वो चाह रहे थे खराब हुआ नहीं, पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गया। अब इनको लग रहा शायद हम जाएंगे तो धीरे धीरे खराब होगा, तो किसी को बरेली का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बरेली में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर माता प्रसाद पांडेय के सवाल और उस पर बीजेपी के जवाब के बीच आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर बैनर का जिक्र छूट रहा था, लेकिन ये कमी कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने पूरी कर दी। मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मुसलमान की गारंटी है। मुसलमान होना इस बात की गारंटी है, तो उसको दिखाना, ये चंद लड़कों को आप टारगेट सामने कर करके, उन्हें पता कुछ नहीं है, वो पोस्टर ले खड़े हो गए और पीछे जो नमाजी आए हैं वो बिला वजह उस भीड़ का हिस्सा बन गए और आपने लाठियां चलवाई, डंडे चलवाने शुरू कर दिए और आप चारों तरफ कहते हो कि माहौल तनावपूर्ण है। माहौल तनावपूर्ण कोई तनावपूर्ण नहीं है। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, उलेमा इकराम से भी कहना चाहता हूँ और तमाम नेताओं से, पॉलिटिकल नेताओं से भी कहना चाहता हूँ और उनसे भी कहना चाहता हूँ जिनको वोटों की चाहत है वो भी सब सुन लें कि हम लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। इस वक्त देश के अंदर दलित और मुसलमान बिल्कुल पीस करके रख दिया गया है। आगे आकर के इनकी मदद करें। संभल में जो है मस्जिद थोड़ी है तो बताया गया, हमारी तो सारी मस्जिदें अवैध, जो हमारी 400 साल पुरानी मसाजिद हैं उनको भी आप अवैध बता रहे हो। आप तो तमाम जगहों पर अवैध बता करके हमारे इबादत गाहों को नेस्तनाबूद करना चाहते हो। 2 तरह के कानून चलेंगे, हमारी इबादत गाहों को तोड़ा जाएगा तो कार्रवाई नहीं होगी
लेकिन पोस्टर लेने पर हाथ पर पैर में गोली भी मारेंगे और लाठी डंडे मार करके आप लोग पैर भी तोड़ देंगे। पूरे देश में यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है इसके अलावा। तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि धर्म और मजहब के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फोकस बरेली पर है, लेकिन संभल में भी अवैध मस्जिद पर पहले हथौड़ा चला और अब फिर बुलडोजर चला। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि संभल में अवैध मस्जिद पर आखिर क्यों चला बुलडोजर। संभल में तालाब की 8 बीघा जमीन पर ताबड़तोड़ अवैध निर्माण हुए थे। इन पर मैरिज हॉल से लेकर मस्जिद और अवैध मकान तक सब शामिल हैं। अवैध मैरिज हॉल को प्रशासन ने तोड़ा, मस्जिद वहां के लोगों ने खुद तोड़ी, बाकी रहे मकान तो 80 घर खाली करने के लिए सरकार ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस की नाफरमानी हुई तो जैसा एक्शन अभी बरेली में दिख रहा है, वैसा ही बुलडोजर एक्शन संभल में भी दिख सकता है। ये ग्राम हातिम सराय में लगभग 8 बीघे भूमि पर जो तालाब की भूमि है उस पर प्लॉटिंग करके अवैध मकान बना लिए गए हैं, उन्हीं को नोटिस दी गई है। किस तरह का नोटिस दिया गया है, कितना समय इन लोगों को दिया गया है? 15 दिन का समय दिया गया है कि इस तालाब की भूमि पर किसकी अनुमति से आप लोगों ने मकान बनाया है। जैसी कि सूचना है कि कुछ भूमाफियाओं ने इस तरह की प्लॉटिंग करके जमीन को बेच करके और ऐसे गरीब लोगों को ठगा है। कितने लोगों को भी नोटिस दिए गए हैं और नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? स्वाभाविक है, तालाब की भूमि पर कब्जा आप नहीं कर सकते और तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। तो मकान खाली नहीं करेंगे, तोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोगों के खिलाफ को नोटिस दिए गए हैं, कितने मकान होंगे? अभी 40-45 लोगों को नोटिस दिए गए हैं, बाकी अभी और भी नोटिस दी जानी है। जाहिर है प्रशासन की सख्ती से वहां रहने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। मकान हमारा पक्का है, इसमें हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, सड़क बनी हुई है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम मैं यहाँ पर 5 साल से रह रहा हूँ। अपना मकान है? जी अपना मकान है, सभी लोगों ने यहाँ मकान बनाए हैं अपने। कितने साल से आप रह रहे हैं? हमें लगभग यहाँ पर 7-8 साल हो गए रहते हुए। मकान आपने खरीदा था? जी हमने जमीन खरीदी थी, मकान बनाया था। तो अब नोटिस किस चीज का दिया गया आपको? ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जा किया हुआ है, यहाँ तालाब था। अच्छा, इसका ही नोटिस है। जबकि अगर तालाब था तो फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये सरकारी सड़क क्यों डाली है और क्यों यहाँ पर लाइन पास हुई है बिजली की? लोग चाहे जो दलील दें, लेकिन योगी सरकार ने 15 दिन का नोटिस दिया है, यानी सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर चल रही है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शुक्रवार को जो बयान दिया वो काफी बड़ा है। मॉरिशस में सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर 2025 में सीजेआई ने कहा, सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन है। कोई भी निर्णय वो न्यायपालिका के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें लोगों को न्याय मिल सके, और न्यायपालिका में कहीं भी बुलडोजर का कोई स्थान नहीं है। न्यायपालिका न्याय करती है और न्यायपालिका जो न्याय करती है उसको सब लोग मानते हैं। वहां उसमें कहीं भी बुलडोजर का जिक्र न्यायपालिका में नहीं। इसलिए मैं समझता हूं ये बुलडोजर संस्कृति बंद होनी चाहिए। इसका जवाब दिया उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने। बोले, जो हो रहा है कानून के दायरे में है। ये देखो, कानून में ही बुलडोजर है। अगर अवैध संपत्ति है तो कानून के बाद उसे तो किसी हाथ से तो साफ नहीं होगा। कोई अवैध संपत्ति कब्जा किया तो उसको तो कानून के अंदर ही बुलडोजर है। कानून ऊपर है, बुलडोजर उसके अंदर है, और जरूरत पड़ने पर कानून पहले है, कानून के दायरे में रह के काम हो जाता और कानून के हिसाब से काम हो रहा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन और इस पर सवाल का सिलसिला कोई नया नहीं है। जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, कानून तोड़ने वालों पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है और सवाल भी उठाए जाते रहे हैं। लेकिन इस पर योगी की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। बुलडोजर को लेकर योगी के इस रुख से लोगों के दो हिस्से साफ साफ दिखाई देते हैं। एक वो जो बुलडोजर के खिलाफ है
तो दूसरा वो जो बुलडोजर के साथ है। एक तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराते हैं तो दूसरी तरफ आई लव योगी और आई लव बुलडोजर के प्ले कार्ड भी नजर आते हैं। और योगी का बुलडोजर सिर्फ मजहब देखकर नहीं चलता, इसके सबूत भी कम नहीं हैं। ये बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का कैंपस है। अवैध निर्माण हुआ तो इसी साल 6 सितंबर को बुलडोजर का पीला पंजा वहां भी चमका। जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। तो बुलडोजर पर सवाल है, आगे अपडेट जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि कोल्ड ड्रिप सिरप को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है और यूपी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। कप सिरप को लेकर यूपी में भी कप सिरप की जांच होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौत के बाद यूपी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। और अब खबर ऋषिकेश से। ऋषिकेश में मॉडलिंग का एक कार्यक्रम चल रहा था, कुछ लोग पहुंचे, उसको रुकवा दिया, कहा कि ये जो ड्रेस है यहाँ के कल्चर को खराब कर रहा है, खासतौर पर ऋषिकेश के। उसके बाद मां बवाल भी हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। आप यहाँ बैठे रहो, वो पब्लिक बता देगी। मैं आप यहाँ बैठे रहो, मैं शो रुकवा दूंगा। बस भैया शो बंद कर दो। मैं शो बंद कराने की धमकी वाला ये वीडियो वायरल हो गया। सवाल है कि शो क्यों बंद होना चाहिए, वहां ऐसा क्या हो रहा था। दरअसल लायंस क्लब ऋषिकेश की ओर से दीपावली मेले की तैयारी चल रही थी। मिस ऋषिकेश आयोजन को लेकर रैंप वॉक की प्रैक्टिस चल रही थी। एक संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और कार्यक्रम को रोकने की मांग करने लगे। हंगामा इस बात पर हुआ कि जिन कपड़ों में रैंप वॉक कराई जा रही है वो संस्कृति के अनुरूप नहीं लगी। ये हमारी संस्कृति नहीं है तो नहीं है। शॉप्स पे जितने शॉप्स पे कपड़े बिक रहे हैं ना, आप प्लीज ब्लॉक करा दो। बोलो कुछ भी, मुझे कुछ मत बोलो। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। व्हाई? आप अपने घर में करो। सो सॉरी सर, हम आपके कंसेंट के बिना नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूं आप अपने घर में करोगी। अंकल यू आर नो वन टेलिंग मी, यू आर नो वन टेलिंग मी दिस। आप यहाँ बैठे रहो, आप यहाँ बैठे रहो। हु आर यू? आप यहाँ बैठे रहो, हु आर यू? वो पब्लिक बता देगी। मैं कह रहा हूं आप यहाँ बैठे रहो, मैं शो रुकवा दूंगा। आप यहाँ बैठो। ओके, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट। बस भैया शो बंद कर दो। मैं दोनों पक्षों की तरफ से तीखी बहस हुई, हाथापाई की भी नौबत आई। आयोजन में भाग लेने वालों ने इस तरह से कार्यक्रम में बाधा पैदा करने पर आपत्ति जताई। उत्तराखंड से जो लड़कियां भाग रही है वो आपसे इंस्पायर होकर भाग रही है। उत्तराखंड में एक एयरपोर्ट है, देहरादून एयरपोर्ट, सारी एयरोस्टेज स्कर्ट्स में घूमती है। आप वो बंद करवा दो, मैं यहाँ पे कपड़े पहन के नहीं घूमूंगी। बहस कर रही हूँ। तो आप क्यों कर रहे हो सर? आप क्यों कर रहे हो? मैं रुकवाने इंसान हूँ, आपको थोड़ी रुकवाना है। तो ठीक है, वो नहीं रुकेगा। सो आई एम द कंटेस्टेंट, वो मेरा फ्यूचर है, मेरा करियर है, मैं तो कंसेंट लूंगी। आपको नहीं बोल रहा हूँ आपने क्या पहनना है। हिंदू शक्ति संगठन के लोग जो तर्क दे रहे थे वो पार्टिसिपेंट्स के गले नहीं उतर रहा था। बार बार सवाल उठ रहा था, आप कौन होते हैं आपत्ति जताने वाले। तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उससे सामने सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। दुकान में कपड़े मिलते हैं, बंद करवा दीजिए। मैं